Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we are going to do the last unit of your entrepreneurship development, that is unit 5. This unit contain total of 9 questions, so we will cover all these questions in one single video only. So question number 1 is what are the objectives of managing finance? एक एंटरप्राइज में फाइनेंस मैनेज करके चलना क्यों ज़रूरी है? टू रिमूव अनसर्टेनिटीज़ एंड पे वे फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड मैनेजिंग फाइनेंस, कि इन फ्यूचर आपको कोई भी अनसर्टेनिटीज़ का सामना ना करना पड़े जहां आपको अपने बिजनेस ऑपरेशन रन करने के लिए एनफ फंड की नीड हो और आपके पास ना हो. टू एलिमिनेट वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, आप अपनी मनी को सिर्फ वहीं खर्च करें जहां नीड हो. राइट. टू हेल्प फाइनेंशियल कंट्रोल, आपके पास इन फ्यूचर इतने फाइनेंस हो जो कि आप एलोकेट कर सको उन बिजनेस ऑपरेशंस के लिए जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को टारगेट कर रहे हैं. टू सर्व एज अ गाइड टू द फर्म इन अचीविंग इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन द स्टार्टिंग डेज ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस के पास एनफ फंडिंग होनी चाहिए जिससे कि आप अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सको. टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फंड टू द एंटरप्राइज एट ऑल द टाइम, एंटरप्राइज के पास हर समय जो है प्रॉपर फंड मेंटेन रहने चाहिए. टू मेक श्योर दैट देर इज़ अ मिनिमम कॉस्ट एट ऑल कॉस्ट सेंटर्स ऑफ द वेंचर, एक मिनिमम कॉस्ट एक एंटरप्राइज के हर डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए अगर उनको इनकर करनी पड़े फॉर द फर्दर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. टू एंश्योर सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑप्टिमम यूज़ ऑफ फंड, अगर आप अपने फंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी एंटरप्राइज है वो जो चेंजेस हैं, जो डायनेमिक इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं उनको ईजिली अडेप्ट कर पाएगी. दैट्स वाई वी कॉल्ड एंटरप्राइज एज अ फ्लेक्सिबल. टू हैव फोरसाइट फॉर प्रेडिक्टिंग स्टेटस ऑफ द वेंचर इन फ्यूचर, आपको फ्यूचर की जो स्टेटस है उनको पहले से ही प्रेडिक्ट करके अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपको फंड की ज़रूरत पड़ेगी तो पहले से उनके लिए रिजर्व मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए आपको फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए. टू हैव कंसिडरेशन फॉर इन्वायरमेंट एज दिस इज़ इनिशियली एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फाइनेंस आप मैनेज करें वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी हो. क्वेश्चन नंबर 2 है सजेस्ट सम सुटेबल फाइनेंशियल पॉलिसीज फॉर द एंटरप्रेन्योर एंड वर्क फैक्टर्स कुड इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस. देखिए क्या क्या पॉलिसीज ज़रूरी है फॉर एन एंटरप्रेन्योर अपने फाइनेंस को मेंटेन करने के लिए. फर्स्टली पॉलिसी रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सीड कैपिटल रिक्वायर्ड, प्लानिंग करना कि आपके जो बिजनेस है उसको कितनी कैपिटल की नीड है. पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फंड, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि इतनी कैपिटल आपको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करनी है तो आप उस कैपिटल का जो अमाउंट है वो कहाँ से जो है लोगे. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द फाइनेंशियल बैंक लोगे या फिर आप डेट या फिर फ्रॉम द शेयर्स इशू करके. राइट. तो पॉलिसी फॉर अमाउंट ऑफ फंड टू बी इन्वेस्टेड इन वेरियस करंट एसेट, एक बार अगर आपके पास अमाउंट आ गया तो उससे आप कौन कौन से एसेट्स परचेज करोगे. पॉलिसी टू डील विद द यूज ऑफ डेट एंड इक्विटी कैपिटल, आप जो अमाउंट रेस करोगे वो कितना % डेट से करोगे और कितना इक्विटी कैपिटल मतलब कितने शेयर इशू करोगे और कितना एज इन अ लोन फॉर्म लोगे. पॉलिसी रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कॉस्ट इनकर करने के बाद जो भी आपकी इनकम आई है उसको आप किस वे में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इस चीज़ की प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है. उसके लिए भी जो एंटरप्राइजेज है वो पॉलिसी बनाती है. उसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो फाइनेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. नेचर ऑफ द बिजनेस, आपका जो बिजनेस है वो एक लार्ज स्केल पर रन कर रहा है या स्मॉल स्केल पे, क्योंकि स्मॉल स्केल बिजनेस को कम फाइनेंस की नीड होती है वहीं लार्ज स्केल को ज़्यादा फाइनेंस की नीड होती है. स्टेटस ऑफ बिजनेस यूनिट, आप इन बल्क प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर आप स्लोट में प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब इन वन डे आपकी कितनी प्रोडक्शन हो रही है उस बेसिस पर जो है ये देखा जाता है कि कितने फाइनेंस की नीड है. थर्ड है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान, कि आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म गोल के लिए है या शॉर्ट टर्म गोल के लिए है. नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट, आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हो, मोनोपोलिस्टिक वाली जहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेटिव प्रेजेंट होते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फंड की नीड होती है क्योंकि आपको ऐसे प्रोडक्ट कस्टमर के सामने रखने होते हैं जिससे आपकी एक ग्लोबल ब्रांड भी सेटअप हो जाए और सेकेंडली कस्टमर आपके प्रोडक्ट को जो है खरीदें. राइट. उसके बाद आता है गवर्नमेंट रेगुलेशन, जो टैक्सेस की बात कर रहे हैं. गवर्नमेंट सब्सिडीज़ ऑफर टू एंटरप्रेन्योर, अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराती है एंटरप्राइजेस को तो कहीं ना कहीं उनके फाइनेंस में अपलिफ्टमेंट होती है. राइट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन सम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो ये क्वेश्चन जो है हम नोटबुक से करेंगे.
The long-term source of finance are equity shares. Equity shares are long-term financial sources for any company. These shares are issued to the general public. Equity shares basically हमारे यूज़ होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेने के लिए, मतलब एक ऐसा अमाउंट जो आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कंपनी में यूज़ कर सको, और ये शेयर्स को आप जनरल पब्लिक को इशू करते हैं. ये जो शेयर्स होते हैं आप इनको ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोल सकते हो. जब आप जो भी कंपनी है इन शेयर्स को जनरल पब्लिक में इशू करती है तो इन रिटर्न जो आपका डिविडेंड जो है आपको पब्लिक को देना होता है या उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने आपके कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं. तो जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स नहीं होता, वो कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट होता है उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ डिविडेंड एक इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है. द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन वोट इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. इनके पास राइट होता है कि ये कंपनी के जनरल अफेयर्स में हिस्सेदारी ले सकते हैं प्लस वोट भी कर सकते हैं. दे कैन एक्सरसाइज कंट्रोल इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी में अगर कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जहाँ पे सबकी नीड है तो कहीं ना कहीं वहाँ वो अपना एज एन अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहकर भी काम कर सकते हैं. व्हेन द कंपनी अर्न्स गुड प्रॉफिट द इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन गेट अ गुड रेट ऑफ डिविडेंड फॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय देम. जितना ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. उसके बाद आता है मेरिट्स. फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ रेजिंग फंड थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. द फर्स्ट वन इज द कंपनी नीड नॉट डिक्लेयर डिविडेंड इफ प्रॉफिट्स आर नॉट अर्न बाय द कंपनी. सबसे अच्छी बात तो यह है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होते तो उस साल जो है वो डिविडेंड भी नहीं देते इक्विटी शेयर होल्डर्स को. द इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट रिसीव एनी फिक्स rate of dividend, hence the management can decide about the rate of dividend based on the profit and expansion of the business. तो जो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि डिविडेंड का जो रेट है वो क्या होना चाहिए. It is a good source of long term finance as the capital need not to be repaid during the lifetime of the company. ये जो अमाउंट होता है ये तभी देना होता है जब कंपनी बाइंड अप होती है. इक्विटी शेयर्स डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, और इन रिटर्न आपको कोई एसेट को भी एज एन कोलेट्रल फॉर्म नहीं रखना पड़ता. राइट. उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर्स. देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड द शेयर होल्डर्स विद द स्पेशल राइट टू क्लेम डिविडेंड ड्यूरिंग द कंपनी लाइफ टाइम. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स का मेन डिफरेंस यही होता है कि जहां इक्विटी शेयर होल्डर्स को तभी डिविडेंड देना होता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तब भी देना पड़ता है जब कंपनी को लॉस हो रहा होता है. राइट. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन क्लेम रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपने पूरे अमाउंट को जो है क्लेम कर सकते हैं जब कंपनी बंद हो रही होती है. दे डू नॉट enjoy any voting rights or vote only in matter that affect their interest. जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट नहीं होता, वोटिंग राइट नहीं दिया जाता उनको, लेकिन उनका वोटिंग राइट तब ज़रूरी हो जाता है जब जो डिसीजन है वो उन्हीं के लिए लिया जा रहा हो बाय द एंटरप्राइज. राइट. उसके बाद आता है मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिसीव ओनली फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड. इनका जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स्ड होता है. हेंस द प्रोमोटर्स डू नॉट हैव टू शेयर द सरप्लस प्रॉफिट विद देम इफ सरप्लस अर्निंग आर जनरेटेड बाय द कंपनी. इसलिए जिस साल जो है एंटरप्राइज को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो उसका जो फ़ायदा है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता, क्योंकि एज आई ऑलरेडी सेड कि इनका जो डिविडेंड रेट होता है वो फिक्स होता है. उसके बाद है सिंस दे हैव द राइट टू वोट ओनली ऑन मैटर्स अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट, द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी कैन ओनली एक्सरसाइज कंट्रोल इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. ये जो है जब भी इनकी हिस्सेदारी की जाती है एंटरप्राइज के डिसीजन मेकिंग में, जब इनके बारे में बात हो रही हो. इसके अलावा जितनी भी अथॉरिटी है वो सिर्फ कंपनी के प्रमोटर्स के हाथ में ही होती है. राइट. उसके बाद थर्ड है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड. देखिए, कंपनीज ऑल्सो गेट लॉन्ग टर्म फाइनेंस थ्रू द इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड्स. डिबेंचर्स एंड बॉन्ड इशू करके भी एक कंपनी जो है एनएफ फंड जो है रेस कर सकती है. दीज आर डेट इंस्ट्रूमेंट. ये बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. द बायर्स ऑफ दोज डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. जो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इशू जो कंपनी इशू करती है और जो उनको लेते हैं वो बेसिकली वो लोग होते हैं जिनको इन फ्यूचर कंपनी को पैसे देने हैं. राइट. तो बेसिकली हम उनको क्रेडिटर बोलते हैं. दे गोट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मनी इन्वेस्टेड इन दिस सिक्योरिटी. महीने के हिसाब से या फिर साल के हिसाब से जितना इन्होंने अमाउंट कंपनी में दिया है उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है बाय द कंपनी. राइट. These are safer investments. Debenture is a document issued under the seal of the company. It shows that company has to pay debt to the holders of the debenture. It carried a fixed rate of interest. As I already said कि इनका भी जो rate of interest होता है वो फिक्स होता है उस अमाउंट पे जो उन्होंने कंपनी में एज एन इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में दिया है. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ लोन. ये बेसिकली एक लोन की तरह से ही होता है. जैसे आप बैंक में जाके लोन लेते हो और इन रिटर्न आपको हर साल जो है ब्याज भरना पड़ता है, यही सेम काम कंपनी के साथ भी होता है. उनको भी जो है हर
महीने के हिसाब से उनको एज ए इन ब्याज फॉर्म ही देना पड़ता है, राइट। द प्रिंसिपल अमाउंट हैज़ टू बी रीपेड ऑन अ फिक्स डेट, और ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि भाई 3 साल बाद या 4 साल बाद जितना अमाउंट हमने आपकी कंपनी को दिया है वो प्रिंसिपल अमाउंट आप हमको रिटर्न करोगे इस पर्टिकुलर डेट पे, राइट। मेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। द कंपनी हैज़ टू पे ओनली फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय इट। इसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता, इंटरेस्ट तो हर महीने जो है डिबेंचर होल्डर को दिया ही जाता है। डिबेंचर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट, इनका कोई वोटिंग राइट नहीं होता। हेंस द मैनेजमेंट डज नॉट लूज कंट्रोल इन कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इसलिए जो एंटरप्राइज है वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस जो है कैरी ऑन कर सकती है विदाउट एनी डिबेंचर होल्डर, राइट। एज द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर इज डिटरमाइंड, कंपनी कैन इफेक्टिवली प्लान इट्स एक्टिविटी, क्योंकि इनको पता होता है कि जो डिबेंचर का अमाउंट है वो उस पर्टिकुलर डेट पर जो है इन रिटर्न करना है, तो उससे पहले वो अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको फ्रीली रन कर सकती है, राइट। फोर्थ वन इज रेजिंग कैपिटल थ्रू पब्लिक डिपॉजिट। देखिए, पब्लिक डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स मेड बाय द इंडिविजुअल इन द कंपनी। इसमें क्या होता है कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है वो बाय द जनरल पब्लिक किया जाता है। दे कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनको भी हर महीने जो एंटरप्राइज है वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है अमाउंट देती है। दे आर डिपॉजिटेड बाय द इंडिविजुअल्स फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, और ये जो अमाउंट होता है जो जनरल पब्लिक के द्वारा ये एक फिक्स पीरियड के लिए ही कंपनी को दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ डेट इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट ही है। मोस्टली फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस, जब बहुत कम फाइनेंस की ज़रूरत होती है कंपनी को तभी ये लोग जो है पब्लिक से जो है पैसा रेज करते हैं। अंडर दिस सिस्टम पीपल कीप देयर मनी with the company as deposit for period of 1, 2 or 3 years. डिपॉजिटर्स आस्क फॉर रिफंड ऑफ मनी एनी टाइम। इसमें क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अपने अमाउंट को कंपनी में रखते हैं और जब उनकी मर्जी हो तब वो अपने अमाउंट को ले सकते हैं। दिस मनी इज़ यूज्ड बाय द कंपनी टू मीट देयर नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो उनके वर्किंग कैपिटल के खर्चे होते हैं रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, उसके लिए ये सारी चीज़ें, सारे फंड जो है यूटिलाइज किए जाते हैं। उसके बाद आता है मेरिट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। देखिए, इट इज़ अ चीपर मेथड ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड। ये एक बहुत ही एक चीपर मेथड है जहाँ पे कॉस्ट कम लगती है एक लॉन्ग टर्म फंड को रेज करने के लिए। एज ओनली फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ टू बी पेड बाय द कंपनी टू द इंडिविजुअल हु हैव डिपॉजिटेड द मनी। हर महीने बस इनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है, कोई फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं होती। द इंडिविजुअल हु हैव डिपॉजिटेड द मनी डू नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ऐसे लोग जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अपनी मनी दी है एज अ पब्लिक डिपॉजिटर, उनको कोई हक नहीं है कि वो कंपनी के अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर करें। इट इज़ लिस्ट कॉस्टली विच कंपेयर टू अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर बॉन्ड से कंपेयर करें तो उन तीनों के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा चीप है, राइट। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट वन इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स। आपको सबसे पहले कुछ ऐसे जो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं उनको कंपनी में रिक्रूट करना पड़ेगा जो स्किल्ड हैं और जो टैलेंटेड हैं, राइट, जिससे कंपटीशन मेंटेन रहे। फॉर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर डेवलपमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी एम्प्लॉय आपके एंटरप्राइज पे काम कर रहे हैं उन पे आप ऑन अ कॉन्टीन्यूस बेसिस उनकी ट्रेनिंग का, उनकी स्किल एनहेंसमेंट का ध्यान रखें, राइट, बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग। उसके बाद आता है फॉर एनहेंसिंग एम्प्लॉय कमिटमेंट। इफ एम्प्लॉय आर प्रोवाइडेड विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी दे विल फील कमिटेड टू द वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर उनको ऑन अ कॉन्टीन्यूस बेसिस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मिलेगी तो वो भी मोटिवेटेड रहेंगे और जो है कमिटेड रहेंगे टुवर्ड्स देयर वर्क। फॉर इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फैक्शन, हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट इन एक्चुअल वर्क प्लेस इंस्पायर्ड एम्प्लॉय फॉर बेटर परफॉर्मेंस विच अल्टीमेटली लीड्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन। जब वो कॉन्टिन्यू बेसिस पे वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी एक परफॉर्मेंस में एनहेंसमेंट आएगी जिससे कि उनको जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। बाय द वे कि आप उनको बोनस भी प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है चेंज मैनेजमेंट बिकम ईजी। देखिए, इट फैसिलिटेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑल्सो मैनेज कन्फ्लिक्ट्स थ्रू इम्प्रूव लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। इट डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ, कल्चर एंड एनवायरनमेंट विच लीड टू चेंज मैनेजमेंट। अगर आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबल बन जाएंगे। अगर इन डायनामिक एनवायरनमेंट कुछ भी चेंज आता है तो वो बहुत ईजिली उसको अडॉप्ट कर लेंगे, राइट।
उसके बाद आता है फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो हमारा HRD फैसिलिटी इंटीग्रेटेड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। वही बात कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि इन फ्यूचर वो बिजनेस ऑपरेशन को इन फ्लेक्सिबल मैनर रन करे, तो आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे उनके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करानी पड़ेगी। फॉर एनहेंसिंग परफॉर्मेंस improvement, HRD develops necessary skills and ability required to perform organizational activity which result in employee contribution for better performance in an organization। एक organization के लिए एक स्तर पर better performance करना इन एन सच अ चेंजिंग एंड डायनामिक इन्वायरमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टरनेटिव्स बहुत सारे प्रेजेंट है। अगर आप अपना बेस्ट दोगे तभी आपका प्रोडक्ट बेस्ट निकल के आएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नॉट ओनली फॉर द एम्प्लॉयज़ बट फॉर द एंटरप्राइज बहुत नेसेसरी है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली असेसिंग ह्यूमन रिसोर्स, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कौन सी टीम चाहिए जो आपके गोल को समझे और एक डायरेक्शन में वर्क करें। तो सबसे पहले तो आपको बेस्ट एम्प्लॉयज़ या बेस्ट वर्कर्स या लेबर्स अपनी एंटरप्राइज के लिए ढूंढने हैं। सेकंड, डिमांड फोरकास्टिंग। देखिए डिमांड फोरकास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग फ्यूचर नीड्स फॉर HR इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। आपको इन फ्यूचर के बारे में भी सोच के चलना है कि आपको ऐसे जो है वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ चाहिए जो प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे से इन टर्म्स ऑफ अफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क करें, जिससे प्रोडक्ट की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों सुधर कर आए। इट इज़ डन टू मीट द फ्यूचर पर्सनल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट, और आपके जो डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट है उसको मीट करें। फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करंट ह्यूमन रिसोर्स सिचुएशन एंड एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड प्रोसीजर। और जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट उसको आप एस्टिमेट कर सकते हो कि करंटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो अभी ह्यूमन रिसोर्स काम कर रही है वो कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है और वहाँ कितनी पोजीशंस खाली हैं, जिस वजह से आपको पता चल जाए कि और ह्यूमन रिसोर्स की कितनी नीड है, राइट। सो इट विल बी नेसेसरी टू परफॉर्म अ ईयर बाय ईयर एनालिसिस फॉर एवरी सिग्निफिकेंट लेवल एंड टाइप। सो हर साल जो है आपको ये सर्वे करके देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है सप्लाई फोरकास्टिंग। देखिए सप्लाई इज अनदर साइड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स असेसमेंट। इट इज़ कंसर्न विद द एस्टिमेशन ऑफ सप्लाई ऑफ मैन पावर गिविंग द एनालिसिस ऑफ करंट रिसोर्स एंड फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं इस चीज़ का एस्टिमेशन लगाना भी बहुत ज़रूरी है कि जो मैन पावर की सप्लाई है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो लिमिटेड हो, क्योंकि अगर ऐसे वर्कर्स होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो जिनकी नीड ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देगा। तो इसलिए आप इतने ही वर्कर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखें जो effectively और efficiently वर्क करें, राइट। इट एस्टिमेट द फ्यूचर सोर्स दैट आर लाइकली टू बी अवेलेबल फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल सोर्सेज इंक्लूड प्रमोशन, ट्रांसफर, जॉब enlargement and job enrichment, whereas external source include recruitment of fresh candidate who are capable of performing well in the organization। तो आप इंटरनल सोर्सेज जैसे कि प्रमोशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी का काम अच्छा है तो आप उसको एक हायर पोजीशन दे सकते हैं, उसको दूसरी जॉब पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और साइड में जो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, जैसे नॉट ओनली द कि आप सिर्फ अपने उन एम्प्लॉयज़ के साथ काम चलाए जो आपके एंटरप्राइज में हैं, बल्कि आप फ्रेश कैंडिडेट्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई। इट इज़ कंसर्न्ड विद ब्रिंगिंग द फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ HR। ह्यूमन रिसोर्स की जो फ्यूचर डिमांड एंड सप्लाई है वो भी आपको पहले से ही देख के चलनी पड़ेगी कि अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो समवेयर यू नीड अ बिग टीम, राइट। द मैचिंग प्रोसेस रेफर्स टू ब्रिंग demand and supply in an equilibrium position, so the shortage and overstaffing position will be solved। वही बात कि आपको जितनी डिमांड है उतनी ही आप HR को रिक्रूट करें। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप ह्यूमन रिसोर्स इतनी अपनी उसमें ले आए एंटरप्राइज में कि ओवर स्टाफिंग हो जाए, किसी को समझ नहीं कि कौन सा काम करना है। इन केस ऑफ शॉर्टेज एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू हायर मोर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तभी आप जो है एम्प्लॉयज़ को हायर करें जब आपको नीड हो एम्प्लॉयज़ की, राइट। उसके बाद है एक्शन प्लान। इट इज़ कंसर्न
concerned with surplus and shortage of human resource. Under it, the HR plan is executed through the designation of different HR activities. उसके लिए आप different HR activities करके देख सकते हैं. The major activity which are required to execute the HR plan are recruitment, selection. तो human resource चुनने के लिए आप recruitments कर सकते हैं, selection, placement, training and development, socialization, जिससे आप बेस्ट एम्प्लॉयज़ को अपनी एंटरप्राइज के अंदर लेकर आ सकें. सो ये सारे स्टेप्स, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट हो गया. दिस स्टेप इज फॉलोड बाय कंट्रोल एंड इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ HR टू चेक वेदर द HR प्लानिंग मैचेस द HR ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी. और उन लोगों को ही लेकर आना है जो कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसी से मैच करें. मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड फीडबैक. इट्स मेनली इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटेशन of the human resource action plan. Human resource are allocated according to the requirement and inventories are updated over a period. The plan is monitored to identify the deficiency and remove them. Comparison between the HR plan and its actual implementation is done to ensure that the appropriate action is taken and the required number of employees are available. फिर लास्ट में देखा जाता है कि जिस हिसाब से अपना आपने HR प्लान बनाया था कि अगर मैं पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को अपनी एंटरप्राइज में लेकर आता हूँ और उनको ये काम एलोकेट करता हूँ, तो मेरी जो एंटरप्राइज है उसकी जो पोजीशन है या जो उसकी ग्रोथ है वो जो है इतने % हो गई. और फिर आप जब अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करके देखते हैं और अगर कोई डिफरेंसेस आता है तो उसको रिमूव कर देते हैं. अगर आपको लगता है कि कुछ डेफिशिएंसीज हैं तो आप कोशिश करें कि उसको रिमूव करें और उसके लिए डिज़ायर्ड एक्शंस लें. राइट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ HR प्लानिंग. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है. देखिए, it is wise for the entrepreneur to anticipate the workforce requirement with precision rather than getting burdened with unrequisite workforce. It's very important कि अगर आप unsatisfied हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है anticipate पहले से ही करके रखना चाहिए कि अगर आपको वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप उनको रिक्रूट कर लें. राइट. या ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले आपकी जो एंटरप्राइज है वो उसकी परफॉर्मेंस डाउनफॉल करे और उसके बाद ही आप कुछ एक्शंस लें. राइट. तो इसके लिए पहले ज़रूरी है कि आप शुरुआत से ही HR प्लानिंग करके चले कि आपको किस हिसाब के एम्प्लॉय चाहिए. प्लानिंग प्रिवेंट्स द बिजनेस ऑफ द स्टार्टअप. प्लानिंग कहीं ना कहीं बिजनेस को या उस बिजनेस को जो अभी स्टार्ट हुआ है उसको बचाती है फ्रॉम फॉलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ इल इक्विप्ड डिपार्टमेंट विद वर्कफोर्स विद द कॉमन कंसर्न अमंग ऑल द इंडस्ट्री. बजाय उन एम्प्लॉयज़ से जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इल equipped हैं, मतलब they are not capable of doing any work. Right. It works proactively as the expansion in the workforce. Market is not always in conjunction with the workforce requirement of the organization in terms of professional experience, talent, need and skill. तो मार्केट जो है हर वक्त बदलती रहती है, तो आपको करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ही एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है. राइट. जो आपके प्रोडक्ट को ऐसा बना सके जो कहीं ना कहीं मार्केट में कंपटीशन के लिए खड़ा हो सके. राइट. कि कस्टमर उसको चूज़ करे व्हेन इट कम्स टू चूजिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ अल्टरनेटिव्स. राइट. ऑर्गेनाइजेशन इन ग्रोथ फेज में फेस द चैलेंजेस ऑफ मीटिंग द नीड ऑफ क्रिटिकल सेट ऑफ स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज एंड टैलेंट टू मीट द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सो दे कैन स्टैंड वेल प्रिपेयर टू मीट द HR नीड इफ दे हैव प्लान्ड वेल. अगर उनको पता है कि उनको किस हिसाब के जो एम्प्लॉयज़ है वो रिक्रूट करने हैं, कुछ ऐसे जिनके अंदर सेट ऑफ स्किल्स हो, जो कंपटीशन में हिस्सेदारी ले सकें, जिनके अंदर टैलेंट हो वर्क करने के लिए ऑन द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. राइट. कंसीडरिंग द एंटरप्रेन्योरियल गोल, HR प्लानिंग अलाउज द आइडेंटिफिकेशन. आपको आइडेंटिफाई करने हैं, सिलेक्ट करने हैं और डेवलप करना है कुछ ऐसे टैलेंट और कॉम्पिटेंसीज इन द एम्प्लॉयज़ दैट यू रिक्रूट इन द ऑर्गेनाइजेशन. प्लानिंग प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विद कॉम्पिटेंट पर्सोनल. कहीं ना कहीं एक प्लानिंग जो है एक वे प्रोवाइड कर देती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए दैट इन फ्यूचर देयर प्रोडक्ट और बाय द हेल्प ऑफ द एम्प्लॉयज़ देयर एंटरप्राइज कैन बिकम कॉम्पिटेंट एनफ इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैश मैनेजमेंट. देखिए, कैश मैनेज करके चलना एंटरप्राइज में क्यों ज़रूरी है. देखिए, मैनेजिंग कैश इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर बिकॉज नो कंपनी कैन बोस्ट ऑफ हैविंग एडुकेट कैश. कोई इस चीज़ को खुलकर नहीं कह सकता कि हमने तो प्रॉपर कैश मेंटेन किए हैं, बिकॉज कहना और करना इज़ वेरी डिफरेंट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन एक्शन भी आपके पास प्रॉपर जो है कैश मेंटेन हो. कैश इज ऑलवेज अ वेरी सॉट आफ्टर एंड स्कार्स रिसोर्स. अ कैश बजट इज मेड टू डू कैश मैनेजमेंट. कैश कब आता है और कब जाता है, इट्स वेरी लिक्विड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक कैश बजट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस तैयार करके चलें. कैश बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ द कैश फ्लो फॉर अ बिजनेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें आप ये पता कर सके कि आपकी
कंपनी से या आपके एंटरप्राइज से कितना जो पैसा है वो बाहर जा रहा है। दिस बजट इज़ यूज टू एक्सेस वेदर द एंटिटी हैज़ सफिशिएंट कैश टू ऑपरेट, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या आपके एंटरप्राइज के पास एनफ फंड है बिजनेस के ऑपरेशंस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। फॉलोइंग आर सम मेथड ऑफ डूइंग कैश मैनेजमेंट। सबसे पहले रिव्यूइंग इनकम एंड स्क्रूटनाइजिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले तो आपको अपनी पूरी एंटरप्राइज की इनकम देखनी है, फंड्स देखने हैं जो अवेलेबल हैं, और ऐसे एक्सपेंस देखने हैं जो अनइम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि ये खर्चे करने ज़रूरी नहीं है तो आप उन खर्चों को कट ऑफ कर दीजिए, राइट। सेकेंड वन इज सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, जैसे कि CFO जो हमारे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, उनके पास राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज होती है जो आपको कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे आप अपने कैश को प्रॉपरली मैनेज कर सको। थर्ड वन इज आइडेंटिफाइंग ब्रेक इवन पॉइंट, यानी एक ऐसी कंडीशन जहां आपकी जो एंटरप्राइज है, जितनी उन्होंने लागत लगाई है अपनी प्रोडक्शन में, इन रिटर्न जो आपको सेल्स से पैसे मिल रहे हैं, आप उससे अपनी कॉस्ट भी कवरेज नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो ऐसी कंडीशन ना आए उसके लिए आपको प्री स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। Not allowing the receivables to slip, it's very important, not from the customer but from the parties you are dealing with, कि आपको इन टाइम जो है पैसा दें, क्योंकि वो पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक स्टार्टिंग बिजनेस हो, अगर आपको कहीं से पैसा मिलेगा तभी आप पेमेंट कर पाओगे वेंडर्स की, सप्लायर्स की, या कुछ थर्ड पार्टीज टीम की, राइट। ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट फॉर मीटिंग इमरजेंसी, आपको अपनी एंटरप्राइज के बहुत सारे सेविंग अकाउंट्स ओपन करने चाहिए, इवन पर्सनल भी। अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप वहाँ से जो है अमाउंट को उठा सको और बिजनेस ऑपरेशन में लगा सको, राइट। उसके बाद आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप जैसे हमारी बिजनेस से बिजनेस की, या बिजनेस से कस्टमर की, या कस्टमर से कस्टमर तक की रिलेशन मेंटेन करके चलना क्यों ज़रूरी है। देखिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अ स्ट्रेटजी इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स एन ऑनगोइंग लेवल ऑफ एंगेजमेंट विद इट्स ऑडियंस। जब आपकी जो एंटरप्राइज है वो ऑडियंस के साथ जो है एक परफेक्ट लेवल ऑफ इन कंपेटिबिलिटी जो है मेंटेन करके चलती है, राइट। दिस कैन अकर बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स कस्टमर और बिटवीन अ बिजनेस एंड अदर बिजनेस। ये जो रिलेशन हो सकता है, ये बिजनेस से कस्टमर का या बिजनेस से बिजनेस तक का भी हो सकता है, राइट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो सेमी फिनिश्ड गुड्स जो है दूसरे बिजनेस से परचेज करते हैं, जैसे कार है। उसके बाद है रिलेशनशिप मार्केटिंग इज कंसीडर्ड टू बी अ कोर कॉर्पोरेट फिलोसफी ऑन विच द बिजनेस स्ट्रेटजी इज बिल्ड अपॉन, राइट। तो कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेट फिलोसफी होती है, क्योंकि अगर आपके जो रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो गए, अगर आप अच्छे नेटवर्क्स डेवलप करोगे, आपको इन फ्यूचर उससे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, राइट। इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ऑल ऑफ द मार्केटिंग डिसिप्लिन इंक्लूडिंग, चाहे वो ब्रांडिंग हो, एडवर्टीजिंग हो, प्रमोशन हो, पब्लिक रिलेशन हो, एज वेल एज थ्रू ऑल द सेल्स चैनल्स एंड नेटवर्क थ्रू विच द कंपनी रीचेज आउट द मार्केट एंड द कस्टमर। सो सारे वो नेटवर्क्स आपको डेवलप करना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव को मीट करने में हेल्प करे, प्लस एक न्यू मार्केट को अप्रोच करने में और कस्टमर का जो कस्टमर बेस है वो बढ़ाने में, राइट। रिलेशनशिप मार्केटिंग हैज़ इवॉल्व नॉट ओनली ऑन द मार्केटिंग स्ट्रेटजी बट इट इज़ ऑल्सो द फाउंडेशन ऑन विच द कंपनीज बिल्ड देयर कोर वैल्यूज एंड एथिक्स। कहीं ना कहीं इससे बिजनेस की वैल्यूज और एथिक्स का भी पता चलता है कि हाउ डाउन टू अर्थ द बिजनेस इज, राइट। द रिलेशनशिप मार्केटिंग इज नॉट लिमिटेड टू कस्टमर एंड सप्लायर alone but have extended in scope to cover internal employees as well as effective way of reaching out best talent to। ये जो रिलेशनशिप है ये सिर्फ आप कस्टमर या फिर दूसरे सप्लायर्स के साथ ही नहीं, बल्कि टू ऑल द एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन योर फर्म, उनके साथ भी आपके जो है बेस्ट जो रिलेशंस है वो मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे वो भी टाइम टू टाइम मोटिवेट हो और आपको अच्छा रिजल्ट दें। Relationship marketing refers to the activities undertaken by the firm to establish and maintain the profitability and long-term relationship with the customer। अगर आपके अच्छे रिलेशन है तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट प्लस कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है मेंटेन हो जाता है। मेथड ऑफ बेस्ट रिलेशनशिप मार्केटिंग प्रैक्टिसेस आर, फर्स्ट वन इज कंडक्टिंग रेगुलर पोल्स एंड सर्वे ऑफ कस्टमर। कस्टमर की नीड या वॉन्ट्स को फुलफिल करने के लिए आपको जो है ऑन डेली बेसिस सर्वे या पोल्स, रेगुलर पोल्स जो है करने चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि कस्टमर और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपके प्रोडक्ट से। अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड हैज एक्टिव प्रोफाइल सेटअप ऑल अलोंग पॉपुलर सोशल साइट्स। कहीं ना कहीं आपको एक रिलेशन मेंटेन करना है बाय वे द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, जिससे कि आपको कस्टमर के फीडबैक जो है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मिलते रहें। हैविंग अफेक्टिव लिसनिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम इन प्लेस, आपका एक ऐसा सिस्टम मेंटेन होना चाहिए जहां आप कस्टमर को सुन सकें, राइट। डिजाइनिंग अ कॉर्पोरेट सोशल मीडिया पॉलिसी इन प्लेस दैट लेट स्टाफ नो व्हाट कैन एंड कैन नॉट बी सेड। एक ऐसा सोशल मीडिया पॉलिसी बनानी चाहिए जहाँ पे जो आपके एंटरप्राइज के स्टाफ है वो कस्टमर
के साथ कस्टमर से फीडबैक ले सकें, प्लस क्या करना है या क्या नहीं करना या क्या एक्शंस लेने हैं, या जो नेगेटिव सिचुएशंस अगर अराइज हो जाती है तो उससे कैसे डील करना है, उन सब चीज़ों के बारे में पता कर सकें. Generating warm leads from all online and offline marketing efforts on a regular basis is very important to maintain or to do the efforts not only from online platform but from the offline platform also, so that it can incur profit in the nearby future, right? Conducting regular training session for all the members of staff on proper customer relation and social media best practices. It's very important कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ऑन द कॉन्टिन्यूस बेसिस ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कि आपको कस्टमर के साथ कैसे डील करना है. हैविंग अ वेरी हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट, अगर आपकी एंटरप्राइज का अच्छा हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट होगा तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर पाओगे. कंसिस्टेंटली गोइंग आउट ऑफ द वे टू लेट द कस्टमर नो हाउ मच दे आर वैल्यूड, तो आपको ऑन द कंसिस्टेंट बेसिस जो है कस्टमर से ये जानना होगा कि क्या उनकी जो वांट्स है उसको नीड्स हैं उनको वैल्यू दी जा रही है या नहीं, और वो सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं. सो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉस्ट एस्टिमेशन. कॉस्ट को एस्टिमेट करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, कॉस्ट एस्टिमेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट. मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने से पहले आप कितनी लागत लगाओगे, उस लागत यानी उस कॉस्ट को पहले से ही एस्टिमेट करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट टेक्स इन टू कंसिडरेशन ऑल द एक्सपेंडिचर, इसके अंदर सारे एक्सपेंडिचर आपके इंक्लूड हो जाएंगे, चाहे वो मशीन को सेटअप करने से लेकर टूल मेकिंग से या सेल्स या मार्केटिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या फिर कुछ ओवरहेड यानी फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो सारी जो है इन एक्सपेंसेस में इंक्लूड की जाएगी. कंपोनेंट्स ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट में भी वही कि डिज़ाइनिंग प्री प्लानिंग करने में लेबर की कॉस्ट कितनी आ रही है, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितनी कॉस्ट जा रही है, रॉ मटेरियल की कितनी कॉस्ट है, फर्नीचर फिक्चर अगर सेटअप करने हैं एंटरप्राइज या फैक्ट्री में तो उसकी कितनी कॉस्ट है, आपकी ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ रही है, राइट. और ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉस्ट एस्टिमेशन के. फर्स्ट है टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट वेल इन एडवांस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन. अगर आपको पता चल जाएगा कि जो आप लागत लगा रहे हो उसका पर्टिकुलर अमाउंट कितना है तो कहीं ना कहीं आप एक सेल प्राइस जो है रख सकते हो अपने प्रोडक्ट का पहले से ही, जो आपकी कॉस्ट से ज़्यादा होगा अगर आपको मुनाफा कमाना है तो. टू इंडिकेट वेदर द कंटेम्पलेटेड प्रोग्राम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इकोनॉमिकल और नॉट, यानी आप पहले से ही डिसाइड कर पाओ कि जो आपकी प्रोडक्शन है या जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इकोनॉमिकल है या नहीं. यानी इकोनॉमिकल मतलब वो एक्शंस जहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट या ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, राइट. To determine whether the product and its part can be manufactured economically in the plant itself or to be purchased from outside. अगर आपको ये पता चल जाए कि अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बना पा रही है तो आपको वो बाहर से इंपोर्ट करने पड़ जाएंगे, तो उसके लिए भी आपको कॉस्ट की ज़रूरत होगी. तो इसलिए पहले से ही कॉस्ट एस्टिमेशन करना इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आता है टू डिटरमाइन द मोस्ट इकोनॉमिकल मटेरियल एंड मेथड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट. एक बार प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का राइट मेथड पता चल जाए तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी ऑटोमेटिकली एस्टिमेट हो जाएगी, राइट. टू प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट, कि आपके प्रोडक्शन में कितना खर्चा आ रहा है. टू स्टैंडर्डाइज द परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू कंट्रोल कॉस्ट इन्वॉल्व, मतलब अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस को जो है अपलिफ्ट करना है तो कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट कंट्रोल करना भी आना चाहिए. अगर आपने एस्टिमेशन की कॉस्ट की और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपको लगता है नहीं होने चाहिए तो आप उनको कट ऑफ भी कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ योर परफॉर्मेंस. टू इवेल्युएट अल्टरनेटिव प्रोडक्ट डिज़ाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन होना चाहिए वो इवेल्युएट मतलब आप उसको चेंज करें तो अगर वो जो चेंजमेंट हो उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो उसकी भी आप जो है एस्टिमेट करें, तो राइट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आता है टू वर्क आउट लेबर कॉस्ट आफ्टर कंसीडरिंग लेबर टाइम इन्वॉल्व विद द हेल्प ऑफ प्रिवेलिंग वेजेस रेट. अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन में जितने लेबर इन्वॉल्व होंगे उनकी वेजेस रेट का अगर आपको पता चल जाए तो कहीं ना कहीं कॉस्ट एस्टिमेशन में हेल्प हो. टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड एसेसरीज एक्सेट्रा टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द आउटसाइड, और वो सारे इक्विपमेंट्स या वो सारी एसेसरीज जो आपको बिजनेस के बाहर से मंगवानी है तो उसकी भी कॉस्ट एस्टिमेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो बेसिकली ये जो पॉइंट्स है, जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लगे, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने पॉइंट्स काट रखे हैं तो वो पॉइंट आप ना लें. अगर आपको जो भी पॉइंट ईजी लगे वो ही पॉइंट उठा सकते हैं, राइट. उसके बाद आता है स्टेप्स और प्रोसीजर फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन. देखिए
वर्किंग आउट द एमआरपी, जो हमारा मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है उसके बारे में पता करना, प्रोडक्शन प्लानिंग रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड मटेरियल, जो भी आपको पर्टिकुलर मटेरियल चाहिए या प्रोडक्शन प्लानिंग रिक्वायरमेंट में जो भी आपकी कॉस्ट इंकर होगी, तो उस सब को पहले से ही प्री प्लानिंग करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। क्योंकि इन फ्यूचर अगर कॉस्ट उससे ज़्यादा लग गई तो कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेज आपके बिजनेस को फेस करने पड़ सकते हैं। प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट्स पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो कॉम्पोनेंट चाहिए उसकी एक लिस्ट तैयार कीजिए, उसकी कॉस्ट बताइए। कैलकुलेट, मेक और बाय डिसीजन अबाउट इनपुट रिक्वायरमेंट, कुछ ऐसे इनपुट जो आप अपनी एंटरप्राइज में ही बनाएंगे या कुछ ऐसे इनपुट जो आप बाहर से लेकर आना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट बताएं। डिसाइडिंग द मेथड टू बी यूज्ड एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड मशीन्स टू बी यूटिलाइज्ड, वो मेथड या तो लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगे आप कि भाई जो लेबर है उनको हायर करेंगे, या तो मशीन्स यूज़ करेंगे। आपका जो ऑपरेशंस है उसका सीक्वेंस क्या होगा, और मशीन्स आप कौन कौन सी मशीन्स को जो है बिजनेस के अंदर लेकर आएंगे, तो उन सब की कॉस्ट पहले से ही एस्टिमेट करना। डिसाइडिंग ऑन द एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट को फिनिश होने के लिए जो भी लोकेशन चाहिए जहाँ पे भी आप अपने प्लांट और मटेरियल को सेटअप करोगे उसकी कॉस्ट। डिटरमाइनिंग द मटेरियल कॉस्ट बाय कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस इनपुट मटेरियल रिक्वायर्ड, और उन सब की एक बार अगर आपको पता चल जाए कि जो भी इनपुट आपके उसमें लगेगा फाइनल प्रोडक्ट को बनने में वो कितनी क्वांटिटी में होगा, तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी से हम कॉस्ट भी एस्टिमेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है कैलकुलेटिंग द लेबर कॉस्ट बाय कंसीडरिंग द वेज रेट एप्लीकेबल फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय, और ये पता करना कि जो आपकी लेबर है वो किस वेज रेट पर काम करेगी, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन सब की कॉस्ट एस्टिमेट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको अपने जो एंटरप्राइज है इन फ्यूचर उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस का पहला स्टेप होना चाहिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, राइट। कि जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, और वो तभी होगा जब आप अपनी कॉस्ट को एक अच्छे तरीके से यूज़ करोगे, उसको यूटिलाइज करोगे, राइट। तो यहाँ जो है आपकी जो यूनिट 5 है वो जो है कंप्लीट होती है। और तो हमने जो है यूनिट 1 जिसमें मैंने आपको बोला था, जिसमें आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 थे, जो मैंने आपको बोला था कि एक बार ये अच्छे से पूरी कंप्लीट करेंगे हम लोग, तो हमने इसका चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 सारे टॉपिक फ्रॉम द बुक एंड फ्रॉम द 10 ईयर कंप्लीट किए। यूनिट 2 से लेकर यूनिट 5 तक हमने 10 ईयर से कंप्लीट की है, राइट। ये जो एग्ज़ाम पेपर है ये मैं आपको नहीं दिखा सकती बिकॉज ये जो एग्ज़ाम पेपर हैं ये बेसिकली आपके ऑनलाइन मोड के हैं, तो ये इनका कोई यूज़ नहीं है। तो बेसिकली अब यही है कि आप अपने यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं उनको अच्छे से देखें। अगर आप इन वीडियोज़ को अच्छे से देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।